अब इसके बाद ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? ये क्या सोचेंगे हम, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या करें? हमने क्या सोचना है? ये मतलब सारे को ख़त्म, सारा अगर ऐसे कागज पड़ा से शायद तिल मतलब पढ़ना हो, ये सारे को ख़त्म। छतरी जब उड़ गई तो हम क्या करें? पढ़ाई छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? बस यही 2-3 साल, क्योंकि मेरे भाई मेरा खर्चा, घर का खर्चा वो तो एक ही था, वो अफोर्ड नहीं था कर सकता, क्योंकि मेरे पापा जब थे वो हम दोनों को लिटिल एंजल में पढ़ाते थे। जब मेरे पापा को पैरालाइज हो गया फिर हमें छोड़ना पड़ा। डी साहब उसने दिया है 25,000 का चेक, वो अभी पड़ा हुआ पास। अच्छा जी बस। बस। गुर्बत के साथ मुसीबत। जब गुर्बत के साथ मुसीबत और परेशानी आपके दरवाज़े पर दस्तक देती है, और अगर आपका दरवाज़ा कमज़ोर हो और ये आपके घर की खिड़कियां हों, और उसके बाद आपका घर ईंट गारे से नहीं बल्कि पत्थर और गारे से बना हुआ हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि जीना दो भर ही नहीं बल्कि जीना इतना मुश्किल होता है कि इंसान कहने लगता है कि इस जीने से मरना बेहतर। मैं इस वक्त राजौरी के एक गांव में हूँ, इसे राजधानी पोठा कहते हैं। राजधानी पोठा में इस पत्थर से बने हुए जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूँ, ये उसी एजाज डार का घर है जिस एजाज डार की मौत 9 दिन पहले हुई। यहाँ उनके जो परिजन हैं वो बता रहे हैं 9 दिन पहले उनकी मौत हुई है। मौत के बाद जो दोषी थे उन्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई है। कानून अपना काम करेगा, पुलिस वाटर टाइट केस बनाएगी, ये उम्मीद तवक्का इन सब लोगों को है कि एक सख्त केस बनेगा और मुजरिम जो है वो छूट नहीं पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी पुलिस के लेवल पर तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी एजाज डार के घर के लिए अब शुरू हुई है। मुसीबत और परेशानी का दौर अब शुरू हुआ है, तकलीफ़ों का दौर अब शुरू हुआ है। सरकार का काम ख़त्म हो गया, पुलिस का काम ख़त्म हो गया। अब जो भी हालात बनेंगे उनको झेलना, इसी मकान के अंदर, इसी पत्थर और गारे के बने हुए घर में जो भी अब हालात बनेंगे उनको झेलना एजाज डार के परिवार को है, उनकी माताजी को है, उनके पिताजी को है और उनकी 3 बहनों को है। दुनिया आ रही है, अब आज भी देख सकते हैं इनके घर में लोग अफसोस करने के लिए आए हैं। लोग आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। हम कैमरे और माइक वाले भी यहाँ आते रहेंगे, थोड़ी देर ये सिलसिला चलेगा, हमारा सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के लिए भी ये कहानी नहीं रहेगी, हम भी भूल जाएंगे। और हो सकता है हमें ये भी भूल जाए कि इस गांव का रास्ता कहाँ से आता है, सब कुछ हमें भूल जाएगा, लेकिन जीना किसे है। आइए आपको दिखाते हैं। मोहम्मद अफजल डार साहब हैं मेरे साथ, ये एजाज के पिता हैं। ज़िंदगी अब मुश्किल इनके लिए है, क्योंकि बाकी हम सब का काम हो गया। मेरी स्टोरी हो गई, नेताओं का आना जाना हो गया, उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया कि उन्हें यहाँ आकर अफसोस करना था, अफसोस हो गया। बाकी भी समाज सेवक जो हैं उन्होंने भी अपना काम कर लिया, लेकिन अब आगे जीने का काम जो है वो इन्होंने डार साहब नहीं करना। डार साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एजाज आपके घर के लिए और आप लोगों के लिए क्या था? मतलब एक सरकर्दा था वो हमारे लिए, वही तो मतलब कमाने शिमाने वाला वही था, सब जिम्मेवारी उसके साथ है। मतलब 3 बहनों की, माँ मदर की, मेरी और इस घर की, मतलब सब कुछ परवरिश उसी की थी। कारोबार वही करता था, सब कुछ वही करता था। अच्छा, आपने डार साहब ये भी बताया कि आप पैरालाइज्ड हैं। जी। कितने साल हो गए आपको पैरालाइज्ड हुए? 7 साल। 7 साल पहले आप क्या काम करते थे? 7 साल पहले यही जिम्मेदारी खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे। जी जी। उससे आप अपने घर का सिलसिला चलाते थे? सिलसिला चलाते थे। ठीक है।
तो उसके बाद बेटे ने काम करना शुरू किया या उससे पहले ही काम कर रहा था? नहीं 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 नहीं, हम्म, उससे बाद बिल्कुल छोटा था जनाब, बिल्कुल छोटा था। छोटा था, 21 साल की उसकी उम्र थी। हम्म, उसने घोड़े खरीद कर लाया, डैडी अब मैं घोड़े चलाऊंगा। यानी अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं तो 14 साल के करीब करीब उसकी उम्र रही होगी जब उसने काम करना शुरू काम किया। करना शुरू किया। यानी घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ उसके कांधों पे पड़ हाँ, गया। उसके कांधों पर पड़ गया। अच्छा, 3 बहनें पढ़ाई करती थी, बाद में उनका काम भी नहीं चल सका तो उनको भी छुड़ा दिया। अच्छा, जी जी, ये है 2 ये बैठी। अच्छा, ये 3 बच्चियां हैं। हाँ, ये 3 बच्चे, ये तीनों बच्चियां हैं, इन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी। पढ़ाई भी छोड़ दी। अच्छा, जी तो पैरालिसिस के बाद आपका इलाज भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है, जी जी, डॉक्टर्स के पास भी आना जाना रहा होगा, ठीक है। तो वो सब भी एजाज ही करता था? सभी वही कुछ करता था, सब काम वही करता था। अच्छा, जी, उसके अलावा आपके भाई भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, वो किस हद तक मददगार रहे हैं या वो कितनी मदद करते थे आपकी? क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ऐसी सेटिंग में हैं जहाँ पर आपके दाएं बाएं में देख रहा हूँ कि आपके रिश्तेदार भी हैं, जी तो वो कितनी मदद करते थे आपकी? यार, क्या मत करते थे वो बेचारे, जो आपके मतलब जितने मतलब उनके पास तौफीक थी। हाँ, बस वो करते। उनको भी अपने घर देखने हैं? हाँ, उनको भी देखने हैं। तो लेकिन सब कुछ आपके घर का वही था, बेटा था? वही बेटा था, वही बेटा। जी, तो मुझे ये बताएं कि एजाज अब आपके बीच में नहीं है, अब इसके बाद ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? ये क्या सोचेंगे हम, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या करें, हमने क्या सोचना है। हमें तो कुछ नहीं दिखाता, मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जी, सुना हुकूमत के भी कुछ लोग आपके पास आए थे, क्या किया उन्होंने? यही किया है, मतलब मैंने पे कहा ना, हमारे साहब मतलब राजौरी के डीसी साहब, उसने दिया है 25,000 का चेक, वो अभी पड़ा है वो पास। अच्छा, जी, बस है जी, 25,000 जी। तो डॉक्टर साहब आप चाहते क्या हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोग आपकी मदद करेंगे आज, जो भी आपकी इस रुदात को सुनेगा, आपके दुख और आपकी तकलीफ़ को सुनेगा, वो आपकी मदद करेगा, लेकिन क्या आपके खाते में पैसे जमा कराने से आपका मसला हल होगा? नहीं हल होगा, कुछ भी नहीं हल होगा। जी, हम चाहते यही है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, इंसाफ आपको मिलेगा, कानून अपना काम करेगा, वो तो काम करेगा जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़िंदगी को चलाना, आगे भी चलाना है जी, आप कोर्ट कचहरियों में ही मसरूफ़ रहेंगे तो ये 3 बच्चियां हैं, इनको कौन देखेगा? आपका घर जो है आज भी पत्थर और गारे का है, मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं। इन 3 बच्चियों की आपने शादी भी करनी है, आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। क्या ये आपके खाते में पैसे जमा कराने से ये काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मतलब अगर मुझे खाली जनाब इधर घूमना है, मतलब वो रहता था यहाँ मेरे सामने, मुझे वही दौलत थी, मेरे पास सब कुछ वही कुछ था। ठीक। जब वो चले गया, मतलब वो अच्छा लगा उन लोगों को जिन्होंने मार कर डाला है। क्या आप चाहेंगे, हुकूमत से ऐसा कहेंगे कि आपकी 3 बच्चियां हैं, इनमें से किसी एक बच्ची को नौकरी दे दी जाए, कम से कम आपके घर का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, या आपको लगता है कि ये एक रास्ता नहीं है? जनाब कोई छोटा सा रास्ता, अगर मतलब कोई नौकरी का मतलब बंद हो जाए अच्छा है, क्योंकि हमें भी मतलब आगे जीना है, बेसहारे हम हो गए। जी, आप कहते हैं एसपीओ में लगाएंगे, एसपीओ में मतलब हमने क्या करना है? किसको लगाएंगे एसपीओ में? इन लड़कियों को। चाहते हैं आप एसपीओ लगे? ना, आप क्या चाहते हैं आपकी बच्चियां जो हैं, अगर इन्हें पढ़ने का मौका मिले? देखिए, मैं एक वो बात तो करूंगा नहीं आपके साथ, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि वो रास्ता, जिस रास्ते से रास्ता हमवार हो आपके लिए और आपकी बच्चियों के लिए, क्या आप चाहेंगे कि अगर कोई फलाही तंजीम आए या कोई और जो जी शऊर लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सामने आएँ और ये आपको कहें कि जी आपकी 3 बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, आपका जो घर का बाकी सिलसिला है, आपका घर का सिलसिला इस तरीके से चलेगा, क्या ये वाला रास्ता आप चाहते हैं? या आप ये चाहते हैं कि लोग जो हैं इज्तिमाई तौर पर इस वक्त आपकी माली मदद कर दें, उसके बाद आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे? नहीं जनाब, उससे क्या होगा हमारा?
इस लड़की से बात घर का। बेटा आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम उस्मा है। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताना कि जाहिर सी बात है भाई सब कुछ होता है, और जिस तरीके से आपका घर है इसको देखकर साफ तौर पे लगता है कि सरपरस्ती भी उसने आपकी की है और बाप की जगह आपको पालन पोषण भी आपका किया है। आज आपके भैया आपके बीच में नहीं है, मुझे ये बताइए आपके लिए ज़ाती तौर पर कितना बड़ा नुकसान है? हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा एक ही भाई था जो हमें छोड़ के चला गया। तो हमें लोग पैसे देंगे उससे तो हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे बाप को पैरालाइज है, इससे तो हमारा घर नहीं चलेगा। वो दिन रात एक करके हमारे लिए कमाता था, बहुत मेहनत करता था वो हमारे लिए, क्योंकि हम मजदूरी तो नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी माँ बाप और अपनी तीनों बहनों को अच्छे से देख सकूं। हाँ। आप सबसे बड़े हैं, कितनी उम्र होगी बेटा आपका? मैं एजाज से छोटी। एजाज छोटी, कितनी उम्र होगी आपकी? भी 2002। 2 साल। 2002 में आपका बर्थ हुआ, ठीक है, तो आज आपकी उम्र 19 साल है। क्या आपको लगता है कि इस उम्र में आपके ऊपर अगर जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है तो आप क्या चाहेंगे? सरकारी मुलाजमत में, जैसे आपके अब्बा ने कहा कि आपको कहा गया है कि आपको एसपीओ लगाएंगे, तो लेकिन आप क्या चाहते हैं? मुझे एसपीओ नहीं लगना, कोई ऐसी नौकरी मतलब किसी बैंक में सिविल नौकरी मिले तो वो बेहतर है, क्योंकि हम एसपीओ में अपने डिपार्टमेंट में कोई ऐसी नौकरी मिले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे घर वालों को देखना है। वो जो होती है वो एसपीओ नौकरी ड्यूटी वो दिन रात देनी पड़ती है, क्योंकि हम ऐसे और हमारे गांव में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आप यही चाहते हैं? जी। दूसरा बेटा, मुझे ये बताना कि पुलिस ने जो कार्रवाई अभी तक की है कि उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। जैसे कि हमारा भाई तड़पा है, मरा है, कल किसी और माँ का बेटा ना मरे। हमारा एक कल किसी और माँ का बेटा ना मरे, वो भी ना रोए हमारी तरह। उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, कुछ याद है आपको? मैंने आपके अब्बू से पूछा था तो ये कहते हैं कि 14 साल रही होगी उम्र जब आपके भैया ने काम करना शुरू किया था। हाँ, जब इनको पैरालाइज हो गया तब उन्होंने मजदूरी करना शुरू की, इधर उधर थोड़ी बहुत लोगों ने भी मदद की, इनके इलाज पे लगाई। फिर बस वही था कि जो घोड़े चला के दिन रात करके लाता था और शाम को हम खाते थे। ठीक। हाँ। वही कितने बजे जाता था घोड़े लेकर? वो सुबह 3 बजे जाता था और 9-10 बजे वापस आता था। उसके बाद जाता था दिन को और 4 बजे वापस आता था, 5 बजे आता था रात को। वो बिल्कुल उसको कोई भी टाइम नहीं मिलता था। वो बहुत अच्छा था, हमारे साथ खेलता था। हमें कभी भी महसूस नहीं था होने देता कि हम गरीब हैं, और वो हमारे साथ बहुत अच्छा करता था। हाँ, बस हम इतना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने माँ बाप को देखना है, हमें किसी अच्छे से डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो ये नौकरी है इसको यहाँ पे गलत नज़र से देखा जाता है लड़कियों को। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे किरदार पे कोई उंगली उठे। आप वो करना चाहते हैं? अच्छा मेरे बेटा, मुझे ये भी बताना, पढ़ाई छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? बस यही 2-3 साल, क्योंकि मेरे भाई मेरा खर्चा, घर का खर्चा वो तो एक ही था, वो अफोर्ड नहीं था कर सकता, क्योंकि मेरे पापा जब थे वो हम दोनों को लिटिल एंजल में पढ़ाते थे। जब मेरे पापा को पैरालाइज हो गया फिर हमें छोड़ना पड़ा। अच्छा, आप लिटिल एंजल में पढ़ते थे? कौन कौन? आप और आपकी सिस्टर? नहीं, मैं और मेरा भाई। आप और आपके भाई? हाँ, और ये दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, ये छोटी थी, और मैं और मेरा भाई लिटिल एंजल में पढ़ते थे। तो वो लिटिल एंजल छोड़े हुए कितना वक्त हो गया? जब मैंने 11th के पेपर दिए उसके बाद कोविड-19 था। उसके बाद ये पेपर लगे देने तो मेरे कुछ फीस की सिलसिले में कुछ हो गया तो उनने मार्क्स कार्ड नहीं दिया। उसके बाद हमने सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे, थाना मंडी कहीं, लेकिन उनने मार्क्स कार्ड नहीं दिया फीस की वजह से। बाद में मुझे छोड़ना पड़ा स्कूल। फिर स्कूल छोड़ना पड़ा? जी। तो अब आप घर पे ही हैं? जी। जो आपकी 2 छोटी सिस्टर हैं वो क्या कर रही हैं? वो भी घर पे ही। उन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा कि नहीं? एक 10th पढ़ रही है और एक है, अच्छा, एक 9th में छोड़। अच्छा, गुर्बत की वजह से आपने छोड़ दिया? थोड़ा हो सकता है आप लोगों को ना समझ आ रहा हो, गुर्बत की वजह से थ्रो छोड़ दिया। अच्छा जी। तो मतलब वहाँ अगर बच्चन बे पढ़ने मौका पाए थे तो कैसे लोग शिवन तिम यन मदद करन गसन पनन गरन, मगर बचमा पढ़न पता तो शो शौक पान बच गसन पढ़न? शौक तो और मगर मैं पढ़न कत ये मतलब सारे को खत्म
सारा अगर ऐसे कागज पड़ा ऐसे साहित्य तिल मतलब पढ़ना हो ये सुसाए को खत्म। छतरी जब उड़ गई तो हम क्या करें। मैंने इनसे पूछा कि आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां पढ़ें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा मैं तो चाहता हूं कि मेरी बच्चियां पढ़ें, लेकिन जब सर पे साया ही नहीं है तो पढ़ेंगी कैसे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं माजूर बाप है, चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकते। रिश्तेदार हैं, जाहिर सी बात है आएंगे थोड़ी बहुत मदद करेंगे, लेकिन घर वाले ही चलाते हैं। रिश्तेदार ज़्यादा देर घर चलाएं, हमारे समाज में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये 3 बच्चियां हैं और उसके बाद ये एजाज़ की अम्मी हैं, एजाज़ की माता जी हैं। एजाज़ की माता जी बीमार हैं, इन्हें भी डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दे रखी हैं और जो डॉक्टर्स ने इन्हें दवाइयाँ दे रखी हैं उन दवाइयों के लिए भी इन्हें एक मोटी रकम जो है वो खर्च करनी पड़ती है। कल तक इन्हें यहाँ से हॉस्पिटल जो है एजाज़ लेके जाता था, लेकिन अब जाहिर सी बात है जब इन्हें जम्मू जाना है या किसी अस्पताल में जाना है तो इन्हें अपने रिश्तेदारों से गुजारिश करनी है और रिश्तेदारों से ये कहना है जी मुझे अस्पताल जाना है, आप मुझे लेकर जाइए। आमतौर पर ये होता है कि रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बेटा था वो लेकर जाता था। 14 साल की उम्र में एजाज़ ने काम करना शुरू किया अपने घर के लिए। 14 साल की उम्र में उस बच्चे ने कमाना शुरू किया और आपने सुना कि ये बच्ची जो मेरे साथ है, ये बच्ची भी और एजाज़ भी लिटिल एंजल्स में तब पढ़ते थे जब इनका ये बूढ़ा गरीब बाप खुद मेहनत करता था। लेकिन जब ये बाप पैरालाइज हुआ उसके बाद ना तो बच्ची को पढ़ने का मौका मिला ना एजाज़ को पढ़ने का मौका मिला। बच्ची पढ़ रही थी, स्कूल की क्या वजूहात रही हैं मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल वालों का अपना एक हर एक मामले में एक वर्जन रहता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और सभी प्राइवेट स्कूलों में कानून है, वो कानून ये कहता है कि आपको अपने प्राइवेट स्कूल में गरीबों के लिए कोटा है, उस कोटे में एडमिशन जो है आपको देना लाजमी है। लेकिन हमने बड़े इन प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखा। अगर ये लोग प्राइवेट स्कूलों की उस एडमिशन के लिए मुस्तहिक नहीं हैं तो कौन है। जज्बातों में आकर लोग आ तो जाते हैं और इनको ये कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। वो मदद अगर 6 महीने के लिए होगी तो भी इन बच्चों की वो मदद नहीं होगी। वो मदद अगर 1 साल के लिए है तो भी इन बच्चों के लिए वो मदद नहीं है। इस परिवार एजाज़ के परिवार के लिए मदद वो नहीं है। मदद ये है कि ये जो बच्चियाँ इनकी 3 हैं इन्हें स्कूल दोबारा वापस मिले, इनके घर वालों को कोई ऐसा साधन मिले, कोई ऐसा तरीका मिले जिससे इनके रोज़गार का पक्का बंदोबस्त हो। आप इनके अकाउंट में पैसा कितना भी डालिए, पैसा ज़्यादा देर तक खातों में नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास उस पैसे को कमाने वाले लोग नहीं, कमाएंगे डालते रहेंगे तो पैसा बैंक के खाते में रहता है, वरना खाते खाली हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं जी मैंने पुण्य कर दिया, मैंने नेकी कमा ली, मैंने फलां आदमी के खाते में इतने पैसे डाल दी। आपने नेकी ज़रूर कमाई, लेकिन सबसे बड़ी नेकी ये है अगर ये बच्चियाँ इन्हें स्कूल वापस मिले, इन्हें पढ़ने का मौका दोबारा मिले और डार साहब को कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा साधन हो जाए जिसमें डार साहब के रोज़गार का इंतज़ाम हो और इंतज़ाम ऐसा हो कि डार साहब को ये लगे कि वाकई वक्त की हुकूमत पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ है। इस वक्त की हुकूमत ने पहले ही इंसाफ नहीं किया है। 25,000 रुपया जो है वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने इन्हें कॉम्पनसेशन दिया है। कहाँ मिलता है डीसी साहब ऐसा कॉम्पनसेशन? किस जगह एक बेटे का इतना बड़ा सानिहा जिस घर में हुआ हो, कच्चा मकान है, पत्थर और गारे से बना हुआ मकान है, कच्ची छत है, ऐसे मकान में रहने वाला एक बूढ़ा बाप जिसकी 3 बच्चियां हों, आपको लगा कि 25,000 रुपया कंपनसेशन देकर बात खत्म हो जाएगी? अफसोस यही है कि पॉलिसी मेकर्स इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वक्त की हुकूमत से एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये मामला इंसानियत का है और आप इस ख़ानदान की, इन लोगों की, इन बुज़ुर्गों की, इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो इन्हें तालीम का मौका दीजिए, इन्हें दोबारा पढ़ने के लिए स्कूल भिजवाइए और इस बुज़ुर्ग के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि रोज़गार के लिए जब आप रास्ता निकालने पर आते हैं ना तो हर तरह का आदमी रोज़गार कमा सकता है। उम्मीद यही कि एजाज़ डार का घर अगली बार जब हम आएँ तो यहाँ कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे दिल बाग बाग होगा कि लोगों ने वाकई माली तौर पर तो एजाज़ साहब के घर वालों की मदद की, मगर इस घर को खड़ा इस तरीके से किया कि इनकी बच्चियां आज स्कूल में पढ़ रही हैं और बुज़ुर्ग बाप आज कमा रहा है और वो दुख और तकलीफ़ जो बेटे के जाने के कारण इस बाप के दिल में है और इस माँ के दिल में है, उसका कुछ अजाला हुआ है।